वेलकम बैक। और पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी क़यादत है, इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी तालिबान अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पोजीशन है उससे सभी वाकिफ़ हैं। ख़ास तौर पे ये कंसिस्टेंटली पाकिस्तान कहता रहा है कि अफ़गानिस्तान का कोई फ़ौजी हल नहीं है और बैठकर बातचीत होगी, अफ़गानिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स को गुफ्तगू करनी चाहिए। क्या कहती रही है पाकिस्तानी क़यादत, ज़रा सुनिए। Always believed that there was no military solution in Afghanistan. I always believed that eventually there will have to be a political settlement in Afghanistan. It's exactly what I have been saying for 15 years, what I've been saying since I've been in government for the last 3 years. The Pakistan army has stood by my government in every way. There is no difference. 20 years, a military solution has been attempted to bring peace to Afghanistan, and that's failed. Now you have a choice. Either this American-backed military solution, you can continue, because if you feel the Taliban are not someone you want to have in part of your government, you can keep on the course of a military solution, but everyone knows it's not possible anymore. The second solution is to have a political compromise between the Taliban and the government, to have a compromise, an inclusive government. And that is the only solution. That is why Pakistan has tried its best, is trying its best for a political solution in Afghanistan. मुख्तलिफ मौके पर ये सवाल पूछा जाता है पाकिस्तानी की आदत से। अभी रिसेंटली ये अफगान सहाफ़ियों के साथ सिटिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसमें उन्होंने बात की। बहरहाल अफगानिस्तान का इस पर जब रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो ये बात कर रहे हैं इंटरिम सेटअप की, ये इन्होंने इलेक्शन से पहले की बात की थी बाय द वे, तो ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत ना करे, ये हमारे मामलात जो हैं हमें इसको डील करे दे। जवाबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं मुदाखलत की बात नहीं कर रहा, एक मशवरा दे रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मैंने अफगानिस्तान को अपनी तरफ से एक मशवरा दिया। एक भाई अपने तजर्बे से दूसरे भाई को कह रहा है कि अगर आपने इलेक्शन से अफगानिस्तान में अमन हासिल करना है तो हमारा तजर्बा ये कहता है कि ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट से इलेक्शन करवाएं जिनको वो न्यूट्रल अंपायर समझे, ताकि उसका जो नतीजा माने। अगर के बाद नतीजा ना माना तो फिर ये इंतशार शुरू हो जाएगा और नुकसान तो अफगानिस्तान के लोगों को होगा और तकलीफ हमें भी पाकिस्तान में होगी, क्योंकि हम आपका खैर ख्वाह हैं, हम आपकी बेहतरी चाहते हैं। बड़ा गुस्सा हुआ लोगों को, वहाँ बुरा भला कहा गया मुझे। आपको एक भाई वाला मशवरा दे रहे हैं, आपने नहीं लेना तो ना लें, लेकिन ये मुदाखलत तो नहीं है आपको। बात करेंगे, हमारे साथ समी यूसुफजई साहब मौजूद हैं, माहिर अफगान अमूर, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हैं, दिफाई तजियाकार। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। समी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। आज जिस तरीके से हमने काबुल में मामलात और हालात देखे हैं और गुज़िश्ता 3 दिनों में जो एक पेशरफ्त है, उसकी स्पीड, उसकी इंटेंसिटी और जो उसमें शेयरिंग ट्रांसफ़र ऑफ पावर का जो तरीक़ेकार है, जिसमें ऑब्वियसली ये फोर्सफुल ट्रांसफ़र है लेकिन इसमें खून नहीं बहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था अफगानिस्तान के अंदर? और ख़ास तौर पे क्या कोई बैकडोर गुफ्तगू हुई है जिसके नतीजे में ये इस तरह से पावर ट्रांसफ़र हो रही है? देखिए, पहले ये जो जिस तरह से अफगान आर्मी करना शुरू हो गई, इस पहले दिन से उस पर अफगानिस्तान के अंदर शक किया जाता है कि इतनी बड़ी फोर्स है, एक तरफ भी अफगान है, दूसरी तरफ भी अफगान है, वो रेजिस्ट क्यों नहीं कर रही है। फिर जब कुछ इलाकों को अफगान हुकूमत ने खो दिया, उसको दोबारा कंट्रोल के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, कोई दोबारा रीटेकिंग के लिए कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं किया, तो लोगों के जहन में कुछ जा रहा था कि शायद यही कुछ सिनारियो इस तरह लिखा हुआ था जिसका यही अंजाम हुआ। लेकिन बहरहाल अशरफ गनी साहब ने आखिर में एक अच्छा फैसला किया। ठीक है, वो पहले उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, आखिर तक लड़ूंगा, लेकिन जब उनको ये लगा कि अब तालिबान शहर के अंदर आ गई, कल उन्होंने अपने स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया था और स्पेशल फोर्सेस का अफगानिस्तान के उनके 20-25 हज़ार तादाद है, उसमें अभी भी 10-15 हज़ार बाकी थे। अगर वो चाहते थे तो काबुल के अंदर वो रेजिस्ट कर सकते हैं। लेकिन कंदहार में 4 दिन पहले कंदहार का कोलैप्स हुआ, लेकिन कल तक वहां तक एयरपोर्ट के हिस्से में वो लड़ रहे थे। तो मेरे ख्याल में अब अशरफ गनी साहब का किस्सा पारिना हो चुका है, वो अब माजी का है। उज़्बेकिस्तान चला गया है, उन्होंने छोड़ दिया है। अब तालिबान अपने एक शोरा की जो साबिक गुआंतानामो का एक कमांडर है जाकिर के सदारत में या उसके
लीडरशिप में काबुल में दाखिल हो गई, काबुल की सदारती महल में। बहरहाल अब एक इस पे बात करें कि वो आप छोड़ चुके हैं। लेकिन यूसुफ जई साहब, इसलिए ये मैं करूंगी आपसे बात, मैं इसलिए गुफ्तगू कर रही हूँ कि साबिक वजीर दिफा का मैं ट्विटर पे पैगाम देख रही थी, वो कह रहे थे कि जी ये भाग कर चले गए, उनकी अपनी जो पॉलिटिकल बाकी राइवल्स भी हैं या जो उनके अपनी इर्द गिर्द लोग थे वो भी कह रहे कि छोड़ के चले गए। तो ये उनके इस इकदाम के बारे में शक तो उनके अपने ही जो इर्द गिर्द लोग हैं, अब उसका इजहार वो कर रहे हैं कि कोशिश ही नहीं की गई। देखिए, कोशिश का कोई नतीजा हासिल भी नहीं हो रहा था। अच्छा। शुमाली अफगानिस्तान में तालिबान का सबसे बड़ा जो मुखालिफ है जनरल दोस्तम, जिनको तालिबान ने कई मरतबा हजारों तालिबान को कत्ल किया, और वो उस्ताद था जो कि ताजिक है, जो कि तालिबान के साथ 1994 से तालिबान के साथ लड़ाई में मसरूफ है। अशरफ गनी साहब से बाहर आकर यहाँ पर प्रेसिडेंट बना, वो भाग चुके थे, उनमें दम नहीं था, वो उज़्बेकिस्तान फरार हो गई। उसके बाद ये जो लोग रह गए, अब अशरफ गनी साहब पर उंगली उठा रही है। मेरे ख्याल में अशरफ गनी की लेगेसी जो उन्होंने छोड़ दिया, उसमें पॉइंट नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। वो कमजोर था, उन्होंने कुदरत का मेरा ख्याल नहीं कि वो खुद करप्ट था, लेकिन लोग जो उनके साथ थे, नौजवान थे, जिसको हम अफगानिस्तान में बर्गर वाला फैमिली कहते थे, वो अपने साथ ले गई थे, अपने साथ भाग गई। लेकिन साथ ही उन्होंने एक लेगेसी भी छोड़ दिया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में पानी का जो मसला है, जो एक बहुत बड़ी बड़ी डैम्स बना दिए है। इसके अलावा उन्होंने हमेशा ह्यूमन राइट्स और खवातीन के बारे में, और उनके दौर में कोई भी जर्नलिस्ट आखिर तक जेल में नहीं था, जो कि उनके एक लेगेसी के पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। ठीक है, सो बड़ी मिक्स्ड लेगेसी है आप ये कहेंगे। जनरल साहब